Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं क्वालिटी डिस्कशन एग्जाम सेंट्रिक आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स प्लस ये भी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपके प्री में मदद करेगा या जीएस में मदद करेगा, दैट इज द मेंस। तो दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल्स हम करने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड बाय द वे टू चेक आउट द आर्टिकल्स दैट आई एम गोइंग टू डू, बट बिफोर दैट इफ यू आर ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल इन टर्म्स ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट वी हैव दैट गिव यू क्वालिटी कंटेंट एंड एट द सेम टाइम सेव योर टाइम ऑल्सो, लाइक द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन 15 मिनट्स। कल हम वीकेंड पीआईबी एनालिसिस करेंगे जहां पे हफ्ते भर की जितने भी इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज है, रिलीजेस हैं, वो आप 20 मिनट में कवर कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एसेंस एंड सब्सटेंस ऑफ द रिलीजेस दैट हैव बीन देयर। सो वी आर फोकसिंग ओनली एंड ओनली ऑन एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन। बाकी जो चीजें हैं, बाकी न्यूज तो आप देखते रहते होंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूज दीज डेज ऑन सोशल मीडिया एज वेल। ओके, तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे मुद्दे के हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट वैक्सीनेशन कैंपेन कोविड। तो जनरली जो कोविड से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, बाय एंड लार्ज वी आर स्किपिंग देम बिकॉज यू सी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया है, आप लोगों को एक्सपीरियंस भी हो गया पर्सनल लाइफ में भी कि किस तरीके से कोविड ने इम्पैक्ट किया है। सो बाय एंड लार्ज इफ यू सीन दैट वी हैव स्किप्ड द आर्टिकल्स ऑन कोविड, बट यहाँ पे कोविड रिलेटेड आर्टिकल आज हम करने वाले हैं। द रीजन इज दैट इट इज रिलेटेड टू GS2। अब GS2 से कैसे रिलेटेड है? I'm not talking about healthcare particularly. It is also related to the vulnerable sections of the Indian society. उससे related है और examiner directly ना पूछे. So there is a very less probability of a question being asked related to impact of COVID pandemic on India as such at a very broad level, but specifically UPSC आपसे पूछ सकता है कि क्या impact हुआ है vulnerable sections में। So as such it is important that we understand। तो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं ये बोल रहे हैं कि रीफोकस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर पॉसिबल, कि हमको दोबारा से जो वैक्सीनेशन कैंपेन है रीफोकस करना चाहिए, रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, रीप्लान करना चाहिए, ताकि जो फोकस है, फोकस सिर्फ और सिर्फ पहले जो प्रायोरिटी है बेसिकली, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक तो लिमिटेड है। अगर वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास अबंडेंट होता, इतना होता कि हर किसी सिटीजन को वैक्सीनेट करवा सकते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करवा सकते थे। बट क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है लिमिटेड है और अगले कई महीनों तक लिमिटेड रहने वाले हैं, द ऑथर्स आर सेइंग कि जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करवाना चाहिए इन द नेम ऑफ fairness, equity and justice. So what they have said is that these are some of the vulnerable sections like the poor, religious minorities, socially disadvantaged castes like SC, STs, Adivasi communities, those living in remote areas and women। तो जो vulnerable sections of the Indian society, यहाँ पे हमको इनको फोकस करना चाहिए, इनको प्रायोरिटी लेकर इनको वैक्सीनेट करना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी चाहिए। एंड इसमें लोकल गवर्नमेंट्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन से जो वनरेबल सेक्शंस हमारे इलाके में हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, स्पेशली मुस्लिम्स, चाहे वो लेट्स से आदिवासी कम्युनिटीज़ हों, अगर वो ST डोमिनेटेड एरिया है या ST की पॉपुलेशन है सिग्निफिकेंटली, या SC पॉपुलेशन है, या लेट्स से पुअर है, बिकॉज पुअर हाउस होल्ड स्लम्स, धारावी का आपको एग्जाम्पल पता होगा, इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी कि किस तरीके से हमारे अगर जो लोग हैं वो बहुत क्रैम्ड एरिया में रहते हैं तो कोरोना वायरस बहुत रैपिडली फैलता है। दैट इज वाई दे आर लाइक रियली वनरेबल। प्लस कई लोगों के पास यहाँ पे सेक्शंस के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दे आर नॉट डिजिटली लिटरेट, तो वो कोविन प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर भी नहीं करवा सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट होती है वो जो इनिशिएटिव है, एंड इट हैज टू गो हायर अप थ्रू द हायरार्की। सो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए। इसमें बाय द वे लोकल लेवल पे आशा वर्कर्स एंड ANMs दैट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन डोर टू डोर कैंपेनिंग, इन मेकिंग श्योर दैट द पीपल डोंट हैव वैक्सीन हेजिटेंसी। आपने बहुत सुना होगा वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है। इनफैक्ट वैक्सीन हेजिटेंसी इज अ पैन इंडिया फिनोमिनन, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बहुत सारी न्यूज आ रही है कि किस तरीके से
जो ट्राइबल्स हैं लाइक द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा, दे आर फ्लीइंग देयर विलेजेस, गांव से भाग रहे हैं। अगर उनको पता है कि जो ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स, they are going to come to their village for door to door vaccination, they are fleeing. This is called vaccine hesitancy. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रूरल एरियाज में। सो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको पता है किस तरीके से कोविड 2.0 ने इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया है रूरल एरियाज में, स्पेशली इन यूपी एंड अदर पार्ट्स, एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। तो बहुत मुश्किल हो सकती है कोविड 3.0 में। कोविड 2.0 में तो फिर भी जैसे तैसे बच गए, बट 3.0 कैन बी इवन मोर सिवियर देन दिस wave. So we have to prepare accordingly. This is exactly what the authors are saying. Plus ये भी बोल रहे हैं कि लोकल प्लानिंग करो, नेशनल लेवल पे भी प्लानिंग करो। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी वैक्सीन सब स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए। तो अभी तक क्या बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन बाय अ लॉट ऑफ स्टेट्स एंड बाय अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, अब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब स्टेट्स के लिए सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करेगी एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बाद होगा। सो दिस इज अ गुड थिंग बाय द वे, ताकि जो जस्टिस है, फेयरनेस है, एक्विटी है, वो कम्युनिटीज में ना हो, स्टेट्स के बीच में भी एक्विटी हो। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टेट ले जा रहा है बिकॉज इट्स गॉट अ हायर पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से एलोकेट कर दो, बट ऐसा नहीं है कि 80% और 70% ऑफ द रिसोर्सेज वैक्सीन टू वन पर्टिकुलर स्टेट। वहां पे भी फेयरनेस होना चाहिए। प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी पार्टी है स्टेट्स लेवल पे, वहां पे तो वैक्सीन दे रहे हो, बट जहां पे आपकी पार्टी रूल नहीं कर रही है वहां पे वैक्सीन नहीं दे रहे। सो दिस इज समथिंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग। प्लस दे आर ऑल्सो सेइंग दैट ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्टिविटी होनी चाहिए। सो लोकल लेवल, सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली एक्चुअली ही इज रिटन दिस आर्टिकल, और दे हैव रिटन दिस आर्टिकल रादर। सो लोकल लेवल पे एक्टिविटी होनी चाहिए, प्लस नेशनल लेवल पे एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्विटी मतलब सबको एक्सेस होनी चाहिए वैक्सीन का, दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्विटी। एंड फाइनली इट्स एट द इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे, इनके एग्जाम्पल हमने देख लिए ऑलरेडी। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिच ब्लॉक है, रिच कंट्रीज है, सारी की सारी वैक्सीन पकड़ के रख लें और आईपीआर वेवर के नाम पे बोले हम तो आईपीआर वेवर नहीं दे सकते बिकॉज इट इज डिसइंसेंटिवाइजिंग आवर कंपनीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको वैक्सीन मिलने चाहिए। पुअर कंट्रीज, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीकन जो पुअर कंट्रीज हैं, सब सारे अफ्रीका में, इनफैक्ट इंडिया में भी बाय द वे जरूरत है। आपको पता है वैक्सीन की अभी इंपोर्ट करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द मैसिव पॉपुलेशन लेवल्स दैट वी हैव इन द कंट्री। तो इंटरनेशनली भी एक एक्विटी होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग एंड इट इज सेड दैट कोवैक्स का ही भरोसा है जो पुअर कंट्रीज हैं। कोवैक्स के बारे में हमने बात कर रखी है इनिशिएटिव की मल्टीपल टाइम्स। यू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज कोवैक्स। आई होप दैट अभी तक आपको कोवैक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। सो कोवैक्स एक बहुत बड़ा सहारा है एंड इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द रिच कंट्रीज कि कोवैक्स को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोनेट करें कोवैक्स को, एंड देन कोवैक्स विल इंश्योर कि कहाँ पे वैक्सीन जानी चाहिए, इक्विटेबली होना चाहिए। दिस इज हाउ the justice would be served when it comes to COVID pandemic। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये आर्टिकल, it is not just related to healthcare, it is related to vulnerable sections of the Indian society and vulnerable states of the Indian society and vulnerable nations of the world। So this is how very smartly the author has written this article and this is why we had to discuss it। तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 2, This is the article regarding presidential elections in Iran। ईरान में presidential elections होने वाले हैं जून 18 को, और जो ऑथर हैं ये एम्बेसडर रहे हैं in some of the Muslim countries, so he has got this very good understanding about the politics of these nations। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ईरान का जो presidential elections हैं, by the way it is going to be very biased। तो जो कंट्री के जो टॉप लीडर हैं, जो आयतुल्ला हैं, और उनके जो काउंसिल है, गार्डियन काउंसिल, उन्होंने एक तरीके से पहले ही डिसाइड कर रखा है कि कौन एग्जैक्टली प्रेसिडेंट बनेगा, बिकॉज द सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ आयतुल्ला एंड apparently जो prima facie you see it is a sort of democracy। So there is a dichotomy। He is saying that Iran has a dichotomous political order
बाकी कंट्रीज में क्या होता है, सीधा सीधा डेमोक्रेसी होती है। ईरान के केस में क्या है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, देन देयर इज नेशनल असेंबली, the executive is responsible to the national assembly, that is the legislature, but at the same time religious जो figure हैं, religious supreme leader of Iran, Ayatollah, he is also there and ultimately he controls the entire facets of the country. That is why there is this dichotomy, मतलब कहीं ना कहीं conflict है इन दोनों चीज में। so नाम है डेमोक्रेसी का, ठीक है, इमीडिएट पावर इस तरीके से शायद उनके पास होगी, लेट्स से जो डे टू डे चीजें हैं, बट अल्टीमेटली क्या कैसे होना है ये डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम लीडर के द्वारा, उनकी काउंसिल के द्वारा, विच इज नोन एज द गार्डियन काउंसिल। तो जो ईरान की पॉलिटिक्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर की जो पॉलिटिक्स है इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको ये समझना है दोस्तों कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट है ईरान में, और किस तरीके से जो न्यूक्लियर डील है, ईरान न्यूक्लियर डील ऑफ 2015, इट इज ऑल्सो नोन एज JCPOA, इसका रिवाइवल इंडिया और ईरान के रिलेशंस को अच्छा कर सकती है। बिकॉज यू नो इंडिया ने दोबारा से बहुत सारा ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर दिस केम इनटू इम्प्लीमेंटेशन JCPOA, और दोबारा से अच्छे टाइज हो रहे थे, नॉर्मलाइज हो रहे थे। एंड जस्ट देन US President Donald Trump pulled the plug on JCPOA and he withdrew it। इसकी वजह से इंडियन कंपनीज को जो ऑयल एंड गैस परचेज कर रही है दोबारा से, they had to reduce the import of oil and gas to a bare minimum। इसकी वजह से ईरान खुश नहीं था। आपको पता है यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कई सारे कमेंट दिए थे कि इंडिया से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, यूएस ने धोखा दे दिया, बट इंडिया तो ऐसा ना करे। आप तो कम से कम ऑयल लो हमारे रेगुलरली, जैसे आप पहले ले रहे थे, यूएस से आप क्यों डरते हो? सो दिस इज व्हाट दे वर नॉट हैप्पी अबाउट। चाबार में आपको पता है कि किस तरीके से वहां पे टेंशन चल रही थी, टसल चल रही थी, और इट वाज नॉट अ स्मूथ राइड फॉर इंडिया, और जैसा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं मिला बर्थ इन चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट। एंड मोर रिसेंटली न्यूज आ रही है फरजाद बी गैस फील्ड से। आपको पता होगा रिसेंट डेवलपमेंट है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे इंडियन कंपनीज ने ONGC का जो ओवरसीज आर्म है, ONGC विदेश लिमिटेड, इन्होंने फरजाद बी गैस फील्ड को एक्सप्लोर किया था, इसको डिस्कवर किया था, और अब ईरान ने अबैंडन कर दिया इंडिया को। ईरान ने बोला कि अब हमारी लोकल कंपनी इसको डेवलप करेगी, इंडियन कंपनीज को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हिकअप इन द इंडो ईरान रिलेशंस। तो आपको GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे जो हिकअप्स हैं रिलेशंस में, और कहाँ कहाँ पे टेंशन एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस का तो ऑयल इंपोर्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया। नंबर 2 इज द चाबार पोर्ट, अभी भी बहुत अच्छे से ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। देन देयर इज दिस फरजाद बी गैस फील्ड। यू सी द एग्जैक्ट लोकेशन, आपको एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए। प्रिम्स में पूछ सकते हैं आपसे, दे कैन आस्क यू इन द प्रिलिम्स व्हाट एग्जैक्टली इज द लोकेशन ऑफ फरजाद बी गैस फील्ड, एंड यूड बी लेफ्ट वंडरिंग कि मेनलैंड ईरान में है, या कैस्पियन सी में है, या पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ में कहाँ पे एग्जैक्टली? दिस इज द गैस फील्ड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द ओवरसीज आर्म ऑफ ONGC। एंड बाय द वे, अगर आपको ये दिख रहा हो, यू वुड बी लेफ्ट वंडरिंग कि ये क्या चीज है यहाँ पे। So obviously this is not discovered by ONGC's arm, but apparently South Pars and North Dome, please remember this also, a very 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 important PT fact पूछ सकते हैं आपसे कि ये कहाँ पे located है। So this is located in the Persian Gulf once again, and this is the single biggest gas field in the world, and this is divided between Iran and this country called Qatar. So जो northern part है वो ईरान के अंडर में है, you see this is the dividing line, and जो southern part है इसका वो कतार के पास है। So this is how it has been divided, which is known as North Dome. In Qatar it is called North Dome, and in Iran it is known as South Pars. So I hope you understood it, and you would note it down. Note करना बहुत जरूरी है facts को। Okay, so this was from this paper, from this particular page। बाकी ये 2 articles हैं, they are not important। And from this particular page, by the way, there is just one article, a long article, it is taking some time to upload।
ओके, दी रेफ्यूजीज दैट हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं जो हिंदू रेफ्यूजीज हैं दैट आर लोकेटेड इन एरियाज लाइक जोधपुर एंड ऑल वाले जो वेस्टर्न राजस्थान में, तो कई डेकेड्स हो गए हैं काफ़ी केसेस में, तब भी सिटीजनशिप नहीं मिली जबकि क्वालिफाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए। कई सारे 2014 के बाद आए हैं, सो अभी उतना स्टे नहीं किया इंडिया में सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होने का, बट बेसिक जो उनके पास जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए, इनके लिए जो कार्ड्स वगैरह चाहिए वो भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इश्यू कर रहा। So this is about the pitiable conditions that the refugees are having, Hindu refugees from Pakistan. पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, इंडिया में उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही, ऊपर से CAA के अगेंस्ट इतने सारे प्रोटेस्ट हैं। बाय द वे आपको पता होगा CAA 2019 इट हैज़ नॉट कम इन टू फोर्स अभी तक, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रही है कि हम रूल्स फ्रेम कर रहे हैं उसके लिए। एंड एट द सेम टाइम जो रिसेंटली 28 ऑफ मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने होम मिनिस्ट्री में 13 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑथराइज किया कि आप सिटीजनशिप दे सकते हो। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ CAA बाय द वे, द न्यू नोटिफिकेशन इज स्टिल अंडर द ओल्ड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, इसके अंडर में। बट द सोशल एक्टिविस्ट, द सिविल सोसाइटीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट कि कैसे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिटीजनशिप दे सकते हो, बाकी कम्युनिटीज को नहीं दे रहे हो। सो दैट वे दे आर लाइक स्ट्रैंडेड, दे आर कॉट इन अ वेरी टाइट प्लेस, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सो जब नोटिफिकेशन आ रहा है उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, CAA आ रहा है उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, इनको सिटीजनशिप नॉर्मल तरीके से नहीं मिल रही। सो व्हाट वुड दे डू? इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बोल के कि आप पाकिस्तानी हो, एंड पीपल लुक एट देम वेरी वेरी सस्पिशियसली। सो इस तरीके से इनकी जो हालत है, बुरी हालत, वो दिखाई जा रही है। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ केस स्टडी दैट यू कैन मेंशन in your exam in GS paper 2 by the way. So this was all for the day. You just let me know what do you think about CAA particularly, आपकी क्या राय है, बिकॉज हर एक इंसान की अलग ओपिनियन हो सकती है एंड वी हैव टू अग्री टू डिसअग्री। दिस इज द fundamental thing that we have to accept as individual mature adults. So that was all for the day दोस्तों. I will see you tomorrow with the weekend PIB analysis. Just don't miss it, and also don't forget to press the like button if you like this session. I will see you tomorrow. Till then, take care. Have a good day.